मैं 14,308 रुपए की सैलरी से आज 14 करोड़ रुपए के एनुअल रेवेन्यू वाली कंपनी पे बैठा हूँ। ऑनेस्ट होम का जो आइडिया आया वो ऐसा है कि ऐसा एक ऑनेस्ट होम बनाए, जो एक ईमानदार घर बनाए जहाँ पे प्लास्टिक ही ना हो। अल्टीमेटली आज भी काम भरोसे के ऊपर ही चलता है। किसी रिजेक्शन पे ऐसा गुस्सा नहीं आया कि यहाँ मुझे रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था? हर बारी ऐसा लगता था कि अभी तो ये बस आ गया है कि अब तो होगा ही होगा, बट ठीक है, नहीं हुआ। बट उसकी वजह से हमने कभी भी अपनी जर्नी को रोका नहीं। जो सपने हमने देखे हैं सबने मिलके, उनको हम पूरा जरूर करेंगे। हिंदुस्तान के 33% घरों में मिनिमम एक प्रोडक्ट अपना रख पाएंगे आने वाले 3 साल के अंदर, तो वो हम जरूर करेंगे। आज तक मेरी सेल्स टीम में सिर्फ 2 लोग हमें छोड़ के गए। ऑनेस्ट होम कंपनी ने मुझे और उन 50 लोगों को रोजगार दिया है। मेरे लिए सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन मेरे माता पिता का मुझे बचपन का एक डायलॉग है जो मैं आज भी नहीं भूलता। मेरे फादर मुझसे स्कूल के दिनों में कहते थे कि अगर आज स्कूल खुला और पूरी क्लास के अंदर एक भी बच्चा होगा तो वो तुम होगे। आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है, मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। Hello everyone, super excited to have all of you here. Welcome to the podcast Badhta India Dekho by Car Dekho Group. In this series, we are going to talk about entrepreneurs, their journey, their successes, their failures, their starts, their stops, and everything they have done to reach where they are today. My name is Devojit. I am the founder for Cracked. It is one of the business verticals within the Car Dekho Group. It aims at upskilling freshers and early professionals and making them more employable in nature, thus eliminating the famous skill gap between education and profession. In this episode, you are going to meet someone very interesting whom you would have also seen in the first episode, first pitch of Shark Tank India Season 3. Yes, you have guessed it right. It's Mayank Pratap Sisodia from the Honest Home Company. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक प्रताप सिसोदिया है और मैं हूं फाउंडर द ऑनेस्ट होम कंपनी, जहां हम बनाते हैं रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट, फूड रैपिंग पेपर, टिश्यू पेपर, फ्लोर क्लीनर्स इत्यादि। और 3 साल में हमने बनाई है 14 करोड़ 80 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर करने वाली कंपनी। वेलकम मयंक टू दिस शो। आपके कंपनी का नाम जितना यूनिक है, आप भी हमें शो में उतने ही यूनिक लगे थे। जैसे ऑनेस्टी के साथ अपने सारे जवाब दिए थे, जैसे अपने बिजनेस के साथ डट के खड़े थे। अगर आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहेंगे तो वो कैसा होगा? अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में, कैसी आपकी अपब्रिंगिंग हुई और ये ऑनेस्ट कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम मयंक प्रताप सिसोदिया है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर धामपुर से हूँ। बारहवीं तक की पढ़ाई तो मैंने धामपुर से ही की है, सरस्वती विद्या मंदिर से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और MBA किया मैंने जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से। पहली नौकरी करने का मौका मिला मुझे पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टेरिटरी सेल्स ऑफिसर। यह फ्रंटलाइन जॉब थी। इसके लिए मैं बिहार गया। बिहार में मैंने पटना शहर में 9 महीने पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम किया। उसके बाद मुझे मौका मिला हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी में एक शक्ति प्रोजेक्ट को हैंडल करने का। जी। शक्ति एक CSR इनिशिएटिव था यूनिलीवर के लिए पहले, और ऑब्जेक्टिव था उसका कि जितने भी छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे एक पढ़ी लिखी महिला को हम वहाँ जाके शक्ति बनाते थे और उसका कॉन्सेप्ट था, उनको हम शक्ति अम्मा करके बुलाते थे जी। उनको हम हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट देते थे जिससे वो अपने छोटे आबादी वाले गांव, जिस गांव की आबादी 200, 300, 400 है, उस गांव के लोगों को प्रोडक्ट के बारे में वो अवेयर कराते थे और उनके माध्यम से हम वो प्रोडक्ट को बेचा करते थे। जब मुझे यह प्रोजेक्ट दिया गया 2011 में, तो जो एरिया मेरे पास था ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार, जहाँ पे मैं 7 जिले देखता था, उन पे उस समय हमने 380 गांव में शक्ति अम्मा बना रखे थे। अगले 2 साल के अंदर उस संख्या को हम 350 से हम उसको 700 तक लेके गए और 60 लाख रुपए के महीने के बिजनेस से हमने उस बिजनेस को 3 करोड़ रुपए महीने के रेवेन्यू पर ले गए।
आपको हमेशा से एम था कि आप एक ऐसे नौकरी में जाएंगे जहाँ पे आप शायद गांव में जाकर, और बिहार के गांव में जाके, जिसका मिसाल दिया जाता है, वहाँ जाके काम करेंगे? इस एक्सपीरियंस का ये अभी हो गया ये? देखिए, जब MBA की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें एक सब्जेक्ट आता था रूरल डिस्ट्रीब्यूशन। जी बिल्कुल याद है। हाँ, तो उस पर बड़ा इंटरेस्ट आता था कि किसी भी तरीके से, चूँकि मैं एक गांव के बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूं, धामपुर के पास ही हमारा गांव था, तो हमारी पढ़ाई लिखाई की वजह से ही मेरे फादर गांव से शहर आए थे। तो हम हर महीने गांव में जाते ही थे, तो गांव का वो पूरा माहौल मेरा देखा हुआ है, किस तरीके से खेती होती है या कैसे लोगों को, मतलब हमारे फादर ने जो हमें एजुकेट करने के लिए जो स्ट्रगल किया, तो वो मेरे भी मन में कहीं ना कहीं तो था कि किसी भी तरीके से गांव के लोगों को जितना जल्दी हम उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकें, तो कुछ इस तरीके का थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में था। इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे शक्ति प्रोजेक्ट दिया गया चलाने के लिए, और उन 2.5 साल में बहुत मजा भी आया उन एरियाज़ में जाके काम करने के लिए। एकदम लोगों के पास जाना, हम पूरा एक चौपाल पे जाके वहाँ गांव के लोगों को इकट्ठा करते थे। यूनिलीवर की कुछ चाय, कुछ हाइजीन के प्रोडक्ट, वो हम वहाँ पे पहले हमने छोटे छोटे साइज़ में पहले हमने उनकी सैम्पलिंग की। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा उस समय का है, जब मैं बिहार में था उस समय भी वहाँ पे बर्तन धोने के लिए राख का इस्तेमाल होता था, और कपड़े धोने के लिए वहाँ पे जो सबसे सस्ता पाउडर था व्हील का इस्तेमाल वहाँ होता जी था। बिल्कुल, बहुत तो known व्हील brand था। के 1 किलो के पैक के साथ यूनिलीवर ने 5 रुपए का बिम का साबुन फ्री किया, और उसको कम से कम 1.5 साल तक चलाया, जिससे वहाँ के लोग एजुकेट हो सके और राख की जगह विम का इस्तेमाल करने लगे। तो 2.5 साल लगभग मैंने शक्ति में काम किया, और फिर मेरा वहाँ प्रमोशन हुआ। मुझे GTM बिजनेस, गो टू मार्केट बिजनेस, अर्बन एरिया का नॉर्थ बंगाल देखने का मौका मिला। नॉर्थ बंगाल में कहाँ थे आप? मैं सिलीगुड़ी में पोस्टेड था। नॉर्थ बंगाल प्लस हिल्स का मतलब हो गया वहाँ पे दार्जिलिंग एरिया, जो बंगाल का हिल्स वाला एरिया हो गया, और हमारे पास सिक्किम था, तो वो एरिया हमने हैंडल किया। 2.5 साल वहाँ पे मैंने पर्सनल केयर कैटेगरी और डिटर्जेंट कैटेगरी दोनों को चलाया, और फिर 2.5 साल काम करने के बाद मैं दिल्ली, एक और मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैं दिल्ली NCR में आ गया। और एक चैनल था 2016 में, वो नया स्टार्ट हुआ था, प्रीमियम रिटेल सर्विस, PRS बोलते थे हम उसको। सो उस समय नेल्सन का डेटा था कि केमिस्ट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल एज कम्पेयर टू द मॉडर्न ट्रेड। और उसके बाद मेरे को 1 साल पार्ले हो गया, 7 साल यूनिलीवर में हो गए। सारा कुछ सेल्स से ही एग्जीक्यूशन करते करते 8 साल में मैं सेल्स का एग्जीक्यूशन। 8 साल सेल्स का एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया, और वो भी HUL की तरह कंपनी में। तो उससे आपके दिशा में भी बहुत फ़र्क आया होगा, जो आपने चॉइसेस लिए लाइफ में, उस हिसाब से ऑनेस्ट होम कंपनी का स्टार्ट होने में भी बहुत रोल प्ले किया होगा। ऑनेस्ट होम कंपनी का आइडिया तो पहले से था कि कुछ अपना करना है। आपको कब से था दिमाग में कि कुछ करना है? मतलब जब पढ़ाई करते थे तब से ही था, या जब HUL या पार्ले में काम करते थे तब शुरू हुआ? नहीं था, तो जब पढ़ाई करते थे MBA के टाइम से ये लग गया था कि कुछ करना तो अपना है, बट उसको स्टार्ट करने के लिए पैसे भी नहीं थे, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। ऐसे ही मैं कुछ भी रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकता था कि गए और स्टार्ट कर दिया। तो उससे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ उसका एक्सपीरियंस, अनुभव मेरे को लेना था, जो पहले मैंने 8 साल यूनिलीवर में सेल्स के करियर में लिया। अब कुछ अपना करना था, इसलिए एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया, क्योंकि एक बड़ी कंपनी में काम करना और एक स्टार्टअप में काम करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो मुझे, जब मैंने ज्वाइन किया 2018 में कपिवा आयुर्वेदा, उसको ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ा। जितने भी 8 साल के सेल्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे, वो सारे हमने इस्तेमाल किए कपिवा का ऑफलाइन बिजनेस सेटअप करने के लिए। और ये कहाँ पे था? मैं पोस्टेड था दिल्ली NCR में, और मैं पूरा नॉर्थ इंडिया देखता था। अच्छा, ऑनेस्ट होम में आते हैं मयंक जी, पहले थोड़ा ये बताइए अपने बचपन के बारे में। उस टाइम पे आपका क्या सपना था कि क्या बनना है बड़े होके? जैसे हम सब जब बच्चे होते तब सपना देखते कि बड़े होके ये करेंगे, तो आपका वो सपना क्या था? देखिए, मैं तो बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे माता पिता के थोड़े सपने ऊंचे थे। उन्होंने बचपन से बोला कि तुमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, बट ग्रेजुएशन के टाइम पे वो समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। इसको आप छोड़ के अब दूसरी राह पे चलिए, जहाँ पे आप कुछ और बड़ा कर सकते हैं। तो या कुछ बड़ा सा, मेरा मतलब कि कुछ अलग कर सकते हैं।
तो MBA की राह पकड़ी, वो राह अच्छी लगी और वहीं पे अपना वजूद बनाया और उसके बाद ऑनेस्ट होम कंपनी की शुरुआत कर दी। तो अगर अब थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बात करें, ये नाम बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, ऑनेस्ट होम कंपनी। लोग इंसान के बारे में शायद फिर भी सोच सकते हैं कि ऑनेस्ट इंसान है, पर ऑनेस्ट कंपनी है, ये हमने भी पहली बार सुना है। तो ये नाम कैसे आया, मतलब ये शुरुआत कैसे हुआ इस नाम का? देखिए, पहले तो प्रोडक्ट चूज़ किया कि कौन सा प्रोडक्ट देना है कस्टमर को, किस प्रोडक्ट, किस मार्केट में गैप है। तो जब मैं कपीवा में काम कर रहा था तो हम एलोवेरा जूस, आंवला जूस ये दोनों बेचते थे। कस्टमर के पास जा रहे थे, ऑफलाइन में एक्टिविटी करते थे, तो एक कस्टमर का फीडबैक आता था कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट तो बेच रहे हो, ये प्लास्टिक की बॉटल में क्यों बेचते हो। वो बात वहाँ समझ में आई कि अब लोगों को अपने घरों से प्लास्टिक को हटाना है। डेली के इस्तेमाल से लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम क्या करें कि जिससे हमें इस प्लास्टिक की को यूज समस्या ना से करना। छुटकारा मिले। ये कपीवा से मेनली ये आइडिया वहाँ से आना स्टार्ट हुआ। हाँ, तो वहाँ से ये चीज़ समझी कि हम अपने घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं। हम अपने घर में सबसे ज़्यादा किचन में करते हैं, या फिर अब हर महीने मेरे को फ्लोर क्लीनर के लिए 2 बॉटल चाहिए, टॉयलेट क्लीनर के लिए बॉटल चाहिए, जो मैं कपड़े धोने के लिए अगर लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए बॉटल चाहिए, बर्तन धोने के लिए मैं लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके लिए बॉटल चाहिए। तो ऑनेस्ट होम का जो आइडिया आया वो ऐसा है कि ऐसा एक ऑनेस्ट होम बनाए, जो एक ईमानदार घर बनाए जहाँ पे प्लास्टिक ही ना हो, घर के अंदर ही प्लास्टिक, घर के अंदर ही प्लास्टिक ना हो, कि हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे ओवरऑल नेचर इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है वो मेरे घर में ना हो। तो ऑनेस्ट होम एक ऐसा ईमानदार घर जिसके अंदर प्लास्टिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो नाम पे ही अगर पूछूं कि नाम ऐसा है कि ये आपको अपने निजी जिंदगी में भी रोकता होगा कुछ डिसऑनेस्ट करने से? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, बचपन से ये सुनते आए हैं, वो अब अंदर घुस गया है। तो आपके लाइफ में भी हर पहलू में झलकता है, आप कह रहे हो कि ऑनेस्ट, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, आपके आसपास के लोगों को भी आपको यही सीख देनी है। कोशिश तो हमेशा यही करते हैं कि सारी बातें, सब चीज़ें, सब जगह सही समय पे ऑनेस्टी के साथ बता दी जाएं। कई जगह इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। हम कुछ पूरी ऑनेस्टी के साथ कस्टमर को या किसी अपने टीम को या कहीं पे भी जाके नॉर्मल ज़िंदगी में बात करते करते पूरी ऑनेस्टी के साथ जाके बात कर देते हैं, तो उसका कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। नहीं, हमेशा सच बोलना संभव होता है कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को? सच्चाई नहीं बताएंगे तो एक ना एक दिन तो उनके सामने आनी ही है। पूरा सच बोलना संभव होता है? बताते तो पूरा ही सच है। अगर कहीं पे कोई ग्रे एरिया रह जाता है, मान लीजिए हमने नहीं भी बताया, तो भी आप 2 दिन, 3 दिन, 3 साल, 4 साल, वो आना सबके सामने ही है। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही सारी बातें बता दो। आप जब अपनी टीम भी हायर करते हैं, आपके ऑलमोस्ट 50 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं? मतलब एक तो कैपेबिलिटी वो काम करने के लिए है कि नहीं, उसके अलावा ये ऑनेस्टी वाला पॉइंट भी होता है जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? मेरा पहला जो किसी भी टीम को, किसी भी अपने कलीग को हायर करने का जो सबसे पहला सवाल होता है, मैं सिर्फ उससे एक ही बात करता हूँ कि अभी आप आज चाहे हमें ज्वाइन करो चाहे मत करो, अगर हमें कर रहे हो तो मुझे सिर्फ सबसे पहले आपसे ईमानदारी चाहिए। एज ए सेल्स प्रोफेशनल मैं अपनी टीम को पूरी भरी मीटिंग में मैं सिर्फ ये बात बोलता हूँ, आपको मैं नहीं आपसे 8 घंटे का काम मांग रहा हूँ, मैं सेल्स प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। आप महीने में 20 दिन 4 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ काम कर लेंगे, दैट इज एनफ। बट 4 घंटे तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। मैं सेल्स टीम के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि सेल्स टीम का कम, मैं 4 घंटे मार्केट वर्क की बात कर रहा हूँ। काम तो उनके पास और भी पूरे दिन में बहुत है, मगर 4 घंटे का मार्केट कॉल जो आपको एक दुकान पे 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो वो अगर आप 4 घंटे का मार्केट कॉल पूरा ईमानदारी के साथ कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, आप अपना टारगेट, अपने नंबर कभी नहीं। बिल्कुल सच है। और आप मार्केट में रहे, मैं भी अपने करियर में मार्केट में रहा हूँ। ये बोलना जितना आसान है, उसी को हर इंसान के साथ एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल है। तो आप किसी तरीके से ये मेजर कर पाते हैं कि वो उतना टाइम सही में मार्केट में रहते हैं या नहीं? देखिए, मेजर करने के लिए तो सारे टूल्स हैं। पहली चीज़ तो ये चीज़, आपकी परफॉर्मेंस जो जिस ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूँ उसको मेज़र करने के लिए टूल्स तो हैं, और टूल्स का हम इस्तेमाल भी करते हैं। जब किसी नए टीम मेंबर को लेके आते हैं टीम के अंदर, शुरू के 1 से 1.5 महीने उसके ऊपर पूरा चेक रखा जाता है कि वो कितने समय तक कितना क्या काम कर रहा है।
उसके बाद से सब कुछ भरोसे के ऊपर चलता है। टूल्स अभी भी रहते हैं, सारे टूल्स हैं, इतने आईटी टूल्स हैं कि किस बंदे ने किस समय किस दुकान पे क्या काम किया, क्या ऑर्डर लिया, वो सारे टूल्स के थ्रू आप निकाल सकते हैं। बट अल्टीमेटली आज भी काम भरोसे के ऊपर ही चलता है। आपकी परफॉर्मेंस बोल देती है कि आपने कितना काम किया है। अगर आप नंबर कर रहे हैं, आपके एग्जीक्यूशन पैरामीटर अच्छे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता है। मयंक जी, ये बताइए, सारे कंपनियों में एक कोई ऊप्स मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे बाद में बहुत हंसी आती है कि ये मैंने कैसे कर दिया, तो ऐसे मोमेंट्स भी आए हैं ऑनेस्टोम कंपनी में? हाँ, आए हैं। मैं अपने एक प्रोडक्ट के बारे में एक इन्वेस्टर को पिच दे रहा था और मैंने सोचा इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट है पाउडर टू लिक्विड कैटेगरी के अंदर जो हाउस होल्ड क्लीनर्स हैं, तो मैंने बोला कि मैं इसको तुरंत आपको बना के दिखाता हूँ। और हम साथ में ही थे, मैं अपने साथ पूरा सामान लेके गया था, पानी की बॉटल, उसमें किस तरीके से बनाना है। मैंने वो शैशे को खोला, क्योंकि पेपर का, और वो उसको मैंने पोर किया, तो पाउडर ही पोर नहीं हुआ क्योंकि वो पाउडर थोड़ा स्टिकी हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, आप इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे हैं और वो पाउडर ही नहीं उसके अंदर जा पा रहा। रीज़न बिहाइंड इसके ये था कि हम क्योंकि पाउडर को पेपर की पैकेजिंग में देते हैं और समाओ वो सितंबर का मंथ था, थोड़ा मॉइस्चर उस समय ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप उस पेपर को बाहर रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर आने की वजह से पाउडर में थोड़ा सा स्टिकीनेस आ गया था। तो वो एक उप्स मोमेंट था हमारे लिए। फिर हमने उसको जाके पूरी पैकेजिंग को चेंज किया कि इसको ऐसे तो नहीं बेच सकते कस्टमर के साथ। तो ये मोमेंट था तो बहुत ही हमारे लिए खतरनाक कि आप एक पूरी पिच को सिर्फ उस प्रोडक्ट के बेसिस पे ऊपर आपने बात की और पूरा का पूरा फिर वो। तो वापस मौका मिला आपको प्रोडक्ट दिखाने का? हाँ, वापस अब तो मैंने पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। तो आपका अभी ऑफिस कहाँ पे है, मतलब जहाँ पे कितने लोग ऑफिस में होते हैं, क्योंकि आपका सेल्स डिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है, तो सारे लोग फील्ड पे होते हैं या बहुत लोग ऑफिस में भी होते हैं? देखिए, हमारे टोटल जो 50 लोग हैं, उन 50 लोगों में से हमारे पास 25 लोग हैं जो हमारे वेयर हाउस और हमारी फैक्ट्री में हैं। उसके बाद हमारे 13 लोग हैं जो हमारी सेल्स टीम में हैं, जो मार्केट से काम करते हैं। उनके लिए उनका ऑफिस जो है वो उनका डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया हुआ है। और उसके बाद हम 4 लोगों की टीम है, मतलब 4 लोग जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस को देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ऑफिस है। वो ऑफिस भी हमारा अपना खुद का नहीं है। जो मेरे 3 फ्रेंड जिन्होंने मेरे साथ डे 1 से भरोसा दिखाया, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, हम उन्हीं की एक कंपनी है, वही ऑफिस यूज़ करते हैं। तो ये ऑफिस हमारा गुड़गांव में है। अच्छा, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई पैसे नहीं देने पड़ते। बिल्कुल, मैं समझ गया। जुगाड़ के अलावा स्टार्टअप्स चल नहीं सकते, और इसीलिए शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप इतने कॉन्फिडेंटली प्रॉफिटेबल है और वही कहानी चलती जा रही है। एक बहुत जो फेमस किस्सा रहा शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड से भी, कि 80 से ज़्यादा रिजेक्शंस मिले आपको वीसीज से। एक तो उस सफ़र के बारे में बताइए, जब वो रिजेक्शंस एक के बाद एक मिलते रहे तो आपने अपना संयम कैसे बरकरार रखा, आपने बिलीफ फिर भी कैसे रखा ड्यूरिंग दैट, एंड पोस्ट दैट जब पहला सक्सेस आया वो फीलिंग कैसी थी? देखिए, मैं आपको अपना सबसे पहले इन्वेस्टर कॉल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। सो मैं ऑफलाइन का बंदा हूँ। ऑनलाइन ना तो माल बेचना आता था, ना ऑनलाइन मीटिंग करनी आती थी। कोविड के बाद थोड़ा सा ट्रेंड था कि अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। तो इन्वेस्टर से मेरी पहली मीटिंग कॉल फिक्स हुई उससे, और वो जूम पे थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उससे पहले 1-2 कॉल की थी, वो मैंने गूगल मीट पे की थी। तो जूम और गूगल मीट का दोनों का अलग थोड़ा सा सिनेरियो होता है। मेरे को पहली कॉल थी इन्वेस्टर के साथ, जूम पे थी। मैं शुरू के 10 मिनट तो मैं उसमें लॉग इन ही नहीं कर पाया। मैं लॉगिन किया, उसके बाद फिर मैं उनको अपना पीपीटी नहीं मैं उनको दिखा पाया। और फिर जब शुरू के 10-15 मिनट आपके इस तरीके के हो जाते हैं तो आप एकदम नर्वस हो जाते हैं। जो आप बात करना भी चाह रहे हैं वो आप नहीं बता पाते। एक मेरी पहली कॉल इन्वेस्टर के साथ, शुरू के 10 मिनट का वो इशू, फिर मैं पीपीटी नहीं उनको दिखा पाया। देन आई रिक्वेस्ट देम कि आप मेरे को आधे घंटे का टाइम दो, मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ। सेम शहर में थे आप लोग? हम सेम शहर में थे। मैंने आप मेरे को आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ कि आज जो मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर पाया, आपके ऊपर एज ए कंपनी, एज ए फाउंडर इंप्रेशन सही नहीं है। और ऐसा है नहीं। बिजनेस चलाने के लिए मेरे को अभी के लिए मैं अगर जूम कॉल पे अपना बात नहीं बता पा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बिजनेस नहीं चलाना आता।
तो उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं गया, उनको पूरे अपने प्रोडक्ट के साथ जो भी मुझे उनसे बात करनी थी वो हमने की। बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम काफ़ी समय तक साथ रहे। उनके काफ़ी सारे इनपुट्स उस समय जो मुझे मिले, उस इनपुट को हमने आगे बढ़ाया। फॉर एग्जांपल तब तक हम सिर्फ ऑफलाइन में सेल्स कर रहे थे, तो जो भी मेरे रिजेक्शंस हुए, उस रिजेक्शन करने के पीछे जो मुझे फीडबैक मिला, उस फीडबैक के बेसिस पे मैंने अपने काम करने के तरीके में, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में और अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज किए। ऐसा नहीं था कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ और अगर मुझे कोई फीडबैक दे रहा है कि आपको ये करने से बेहतर होगा, तो मैंने उसको नहीं लिया, मैंने लिया उसको। मैं पहले ऑफलाइन में कर रहा था, मुझे एक इन्वेस्टर ने ही सलाह दी कि आपको मार्केट प्लेसेस पे जाना चाहिए, ऑनलाइन में जाना चाहिए। उसी सलाह के बेसिस पे हम गए। फिर 6 महीने बाद में जाके उनसे फिर से मिला कि मैंने ये कर दिया। तब उन्होंने एक और चीज़ बोली कि अब आपको क्विक कॉमर्स आ गया, वहाँ पे जाओ। फिर हम क्विक कॉमर्स में गए। फिर बोला कि अभी आपका रेशो 50-50% का नहीं है, अभी भी आप 70% ऑफलाइन 30% ऑनलाइन कर रहे हो। हमने फिर ऑनलाइन के ऊपर थोड़ा सा और फोकस किया। फिर बात की कि आपके ग्रॉस मार्जिन्स अच्छे नहीं हैं, ग्रॉस मार्जिन को कैसे इंक्रीज करोगे, फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। फिर कुछ जगह पे आया कि आपकी पैकेजिंग और बेटर हो सकती है, फिर और पैकेजिंग पे काम किया। तो जितने सारे रिजेक्शंस मिलते चले गए, उतने ही ज़्यादा हम मजबूत होते चले गए। तो किसी रिजेक्शन पे ऐसा गुस्सा नहीं आया कि यहाँ मुझे रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था और ये तो मैं बिल्कुल पास पहुँच गया था, यहाँ इन्वेस्टमेंट मिल जाना चाहिए था? हर बारी ऐसा लगता था कि अभी तो ये बस आ गया है कि अब तो होगा ही होगा, बट ठीक है, नहीं हुआ। बट उसकी वजह से हमने कभी भी अपनी जर्नी को रोका नहीं। धीरे धीरे चलाया, लीन बिजनेस चलाया, बहुत कम खर्च में चलाया। बहुत बारी ऐसा हुआ कि हम अपनी टीम को टाइम पे सैलरी नहीं दे पाए। अप फ्रंट आके मैंने टीम से रिक्वेस्ट की कि मैं अरेंज कर रहा हूँ, मेरे को कुछ दिन का समय दो, मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैं करूँगा। हमारे पास 50 लोग हैं। काफ़ी समय तक लगातार ऐसा हुआ कि हम सैलरी टाइम पे नहीं दे पाए। बट आज की डेट में भी कोई भी ऑनेस्ट होम कंपनी से जुड़ा हुआ बंदा ये नहीं बोल सकता कि मेरा प्रॉमिस किया हुआ कोई भी अमाउंट नहीं आया। कोई भी मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, आउटलेट ये नहीं बोल सकता कि इस कंपनी ने जो हमें स्कीम या बेनिफिट या प्रोडक्ट जो प्रॉमिस किए वो हमें नहीं दिए गए। कई बारी हमने लेट किया है, बट हमने जो प्रॉमिस जिसको किया है वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। आपके इस दौरान अपने फीलिंग्स के बारे में भी थोड़ा बताइए। जब सैलरी देने में मुश्किल हो रही थी या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आखिरी स्टेज तक आके जब रुक जाता था, तब आपका सेल्फ टॉक क्या होता था? आप अपने आप से क्या बात करते थे? देखिए, जब परेशानियां आती हैं तो आदमी अपने परिवार को याद करता है। तो जब भी कोई ऐसी दिक्कतें आई, मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने 100 रुपये का भी पेटीएम अपनी वाइफ से कराया हुआ है अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कराने के लिए। ऐसा भी हुआ है कि हमने 2 लाख रुपए एक वेंडर को दे रखे हैं और पूरा अमाउंट है 2,100,000 रुपये, और वो 100 रुपये आज मेरे पास नहीं है। तो मैंने अपनी वाइफ से वो 100 रुपये पेटीएम कराए कि अब तेरे 2,100,000 रुपये के अब तू स्टॉक को भेज दे। पर विश्वास हमेशा था, विश्वास था हमेशा कि सफलता तो लेनी है, ये कंपनी को बड़ा बनाना है। हो सकता है हमें इसको बड़ा बनाने में थोड़े ज़्यादा समय लग जाए कि और जो कंपनियां थोड़े कम समय में जल्दी ग्रो कर सकती हैं, हो सकता है हमें उससे ज़्यादा समय लग जाए। मगर हमारी भी कंपनी उतने ही जो सपने हमने देखे हैं सबने मिलके, उनको हम पूरा जरूर करेंगे। हमने अगर सोचा है कि हम हिंदुस्तान के 33% घरों में मिनिमम एक प्रोडक्ट अपना रख पाएंगे आने वाले 3 साल के अंदर, तो वो हम जरूर करेंगे। मैं सिर्फ अभी 3 साल का बताया, 33% घरों में एक प्रोडक्ट तो जरूर होगा। तो बहुत बड़ा सपना है। आपका हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा है मयंक जी अभी तक, कि मतलब ये पॉइंट आपको लगता है कि पिछले 4 साल होने वाले अभी 4 साल के सफर में ये सबसे अच्छा पॉइंट था? अभी वो ना आना बाकी है। या मैं कुछ कहूं तो देखिए, जिस दिन मैं शार्क टैंक के लिए गया, जिस दिन मैं वहां पहुंचा, तो मैं उम्मीद से नहीं गया था कि मेरे को आज यहाँ कुछ मिलने वाला है। मैं तो सिर्फ अपने बारे में बताने गया था, अपनी कंपनी के बारे में बताने गया था, और मेरी एक्सपेक्टेशन उस दिन नहीं थी। जब मुझे 4 शार्क्स के ऑफर आए और फिर मुझे उसमें से चूज करना पड़ा,
वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि ये कैसे हो गया यार, ये तो सोचा ही नहीं था कि मैं चूज करूंगा कि मुझे किससे पैसे लेने हैं। सही में ये एकदम तख्ता पलट था। तख्ता पलट था कि आज मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपसे चाहिए। तो आपने वो डिसीजन हमें देख के लगा बड़े आसानी से ले लिया कि हाँ मुझे पता है कि मुझे यही चाहिए। तो वो डिसीजन लेते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि किन से चाहिए? देखिए, मैं सच कहूँ तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मेरे को मुझे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे, मैं तो ये सोच के गया था। तो मैं वो तो मेरे पास वो पिक एंड चूज करने वाला तो ऑप्शन ही नहीं था कि नहीं, मैं तो पहले से सोच के गया हूँ कि इनसे लूंगा जी। मेरे लिए सबसे बड़ा तो वही पॉइंट हो गया कि मुझे 4 ने ऑफर दी और अब मेरे को चूज करना है। फिर जब मेरे चूज करने की बारी आई कि अब मुझे चूज करना है, तो मैंने अमित जैन सर को जो मैंने चूज किया उसके पीछे के मेरे जो कारण हैं वो ये है कि जिस तरीके से देखो मैं उनका इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ, तो मैंने उनकी सिंप्लिसिटी को देखा है। 1-2 मेरी कंपनी के भी कलीग्स हैं जिन्होंने उनके साथ प्रीवियस डेज में काम किया है। तो मेरे पास इनका ये जब आपस में आप बात करते हैं तो वो समझ में आता है। तो मेरे पास भी मेरे टीम का, मेरे दोस्तों का वो फीडबैक था कि ये वो साधारण से आदमी है जिनके साथ आपको जो मन में आएगा आप वो बात कर सकते हैं और ही कैन सपोर्ट यू। वो पीछे खड़े होके आपके खाली आपको वो एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बोलें कि यार तू ऐसे 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 कर दे। वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे हर काम में साथ में खड़े रहेंगे। तो ये फीडबैक मेरे पास था पहले से। तो जब मेरे पास चूज करने का ऑफर आया तो मुझे पता था कि मेरे को अब इसको चूज करना है। ये बताइए कि इस पूरे सफ़र में, शार्क टैंक तक के सफ़र में, कोई एक अगर आप स्किल उठाना चाहते हैं जो आपको थ्रू आउट हेल्प किया है कंपनी शुरू करने से शार्क टैंक तक के सफ़र में, तो कौन सा एक चीज़ उठाएंगे कि आपके पर्सनालिटी में जो छलकता है? यार मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेता हूँ कि करना है तो वो करना है। जैसे जब पहली बार सेल्स की नौकरी में गए तो जब फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स टारगेट मिला तो उसके पीछे एकदम पागलों की तरह कि नहीं ये तो करना ही है। और मैंने अपने यूनिलीवर के 7 साल के करियर में सिर्फ 2 ऐसे क्वार्टर हैं जब मेरा टारगेट नहीं हुआ है। तो वो मुझे क्वार्टर पता है, वो मुझे क्वार्टर आज भी मुझे पता है कि मेरे कौन से क्वार्टर में मेरा टारगेट नहीं हुआ है। तो जिस चीज़ को करने की ठानता हूँ, पूरी जी जान लगा देता हूँ कि ये करना है। जब कंपनी बनाई तो यही सोच के बनाई थी कि इसको बड़ा करना है। मुश्किलें तो आएंगी, ये तो मुझे पता था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बहुत आसान है कि सब कुछ एक दिन में मेरे हिसाब से हो जाएगा। बहुत बारी ऐसा लगा कि ये तो मुंह को आ रहा है, मैं खा नहीं सकता, लेकिन इसको कि फंडिंग बस आज मिल रही है, आज ही सब कुछ बदल जाएगा लगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप किसी भी चीज़ को करने की ठान रहे हो तो उसको पूरा करो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो आप कहना चाहेंगे परसिवियरेंस, परसिस्टेंस, ये एक चीज़ ने आपको मदद किया हमेशा। थोड़ा मयंक जी हमें ग्रोथ ऑफ द कंपनी के बारे में बताइए। 2021 में आपने शुरू किया, 2020 में शुरू किया था। उसके बाद क्या क्या फेजेस आए कंपनी में पिछले 4 साल में ग्रो करते वक्त? पहले साल के नंबर ऑफलाइन के थे 1.89 करोड़, दूसरे साल 320, चौथे साल 480, फिर उसके अगले साल 1480 का टर्नओवर। तो 480 से 420, 1480 ये साल जो चल रहा है? नहीं, जो बीत गया 22-23 उसमें। तो इस तरीके से हमने ग्रो किया। ग्रोथ में जो मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, पहला आया जब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में गए। हम मार्केट प्लेसेस पे गए, वहाँ से हमें ग्रोथ मिली, और उसके ऊपर जो इंसेंटिव मिला वो जब हम क्विक कॉमर्स में गए। तो थोड़ा अगर आप ब्रेक करके बताएंगे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है और यूनिट इकोनॉमिक्स कैसा दिखता है, एक ट्रांजैक्शन कैसे होता है। जैसे आप कह रहे हो आप ऑनलाइन भी गए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म में गए, उस बारे में थोड़ा बताइए। ऑनलाइन में हमने पहला प्लेटफॉर्म हमारा अमेज़ॉन है, दूसरा प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेस की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट, और तीसरा प्लेटफॉर्म है हमारा जियो मार्ट। और अगर मैं क्विक कॉमर्स की बात करूं तो क्विक कॉमर्स पे हम ब्लिंकिट और बिग बास्केट पे अवेलेबल हैं। शार्क टैंक शो के बाद 2 चैनल जिनके लिए मैंने बोला था कि हम ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट पे आएंगे, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सून हम उन दोनों प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हो जाएंगे पैन इंडिया लेवल पे, जिन जिन सिटीज़ में ये दोनों क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म काम करते हैं। और अगर मैं रेवेन्यू ब्रेकअप की
बात बताऊं तो 45% अभी हम ऑफलाइन में कर रहे हैं, 32% के आसपास हम आज के नंबर में अगर आपको बताऊं तो हम मार्केट प्लेसेस से करते हैं, और 23-24% जो बच रहा है वो हम क्विक कॉमर्स से कर रहे हैं। बाकी और जो छोटे प्लेटफॉर्म्स थे उन पे अब हमने धीरे धीरे वहाँ से हटाया, क्योंकि वो उन पे अभी हम काम नहीं करते हैं। वेबसाइट से हम बेचते नहीं, कुछ ऑर्डर्स आते हैं बट वो नॉर्मल फ्लो में आते हैं, बट वेबसाइट पे हमारा आज भी फोकस उतना नहीं है। तो जैसे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स हमारा ये शो देख रहे होंगे, तो उनको अगर आप गाइड करना चाहें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन डिसीजन मेकिंग में ऑन देयर प्रोडक्ट, तो कौन से टॉप 2-3 लर्निंग्स होंगे आपके? देखिए, मुश्किल ऑफलाइन है मगर प्रॉफिटेबल ज़्यादा ऑफलाइन है। समय लगेगा आपको ऑफलाइन में बिजनेस बनाने में, एक शहर को स्टार्ट करने में, उसकी सारी दुकानों में जाने में, वहाँ पे रिपीट बिजनेस लेके आने में। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने अगर एक शहर को स्टार्ट किया, उस शहर में मैंने अपना एक सेल्स ऑफिसर को रिक्रूट किया 35 से 50 हज़ार रुपये के बीच में, और मुझे फर्स्ट डे से वहाँ से 2 लाख रुपए की सेल आने लगी। हम अगर उस टाउन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो 2 लाख रुपए की सेल आने वाले 3 साल में 8 से 10-12 लाख रुपए तक की हो सकती है। सेल्स ऑफिसर की सैलरी 35 से 50 की जगह मैक्सिमम साइड पे जाके 65,000 तक जाएगी इतने 3 साल के अंदर। यही मेरा खर्च है उसमें ऑफलाइन में। जो बाकी के सारे खर्च हैं वो उतने के उतने ही रहेंगे, जो मार्जिन है वो उसी रेशो में रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है वो उसी रेशो में रहेगा। ऑनलाइन की मैं अगर बात करता हूँ, ऑनलाइन पे मुझे पर यूनिट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और चैनल मार्जिन पर यूनिट के ऊपर मैं दूंगा। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आपका AOV का कम है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट पे मेरे नंबर अगर 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ भी होंगे तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी इंक्रीज नहीं करेगी, वो उसी रेशो में रहेगी। बट ऑफलाइन में मैं सेम बंदा अगर जो 2 लाख रुपए का नंबर कर रहा है वो जब 8 लाख रुपए का नंबर करेगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से एकदम शूट अप करेगी। तो बट ऑफलाइन धंधा बनाना थोड़ा मुश्किल काम है एज़ कम्पेयर टू द ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे या क्विक कॉमर्स पे जाके बनाना। बट असली दोनों चैनल का मिक्सअप ही आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे लेके जा सकता है। तो नया कस्टमर आपके हिसाब से, जब नया कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में पहली बार देखता है, तो उसमें ऐसा अलग क्या देखता है कि वो वही उठाता है? देखिए, दोनों के लिए अलग अलग है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, ऑफलाइन में जो बाकी के प्रोडक्ट में और हमारे में जो डिफरेंशिएटिंग मेन फैक्टर है वो है पहले कस्टमर के लिए वो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग। कस्टमर को प्रोडक्ट की पैकेजिंग आकर्षित करती है अपनी ओर कि यार डब्बा तो बहुत खूबसूरत है। तो आप उसमें अलग से ध्यान हम देते हैं? उसमें अलग से, बिल्कुल पैकेजिंग में अलग से ध्यान देते हैं। वो एक ब्रांडिंग का एक एलिमेंट है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके प्रोडक्ट, देखिए अभी मैं कहीं एडवर्टाइजमेंट तो मैं कर नहीं रहा हूँ, बिल्कुल। कस्टमर को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये क्या प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड है? देखेगा तो उसको देख के अच्छा लगना चाहिए, पहली चीज। अब उसने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, जो उसको चाहिए था, अगर उसको सेम वैसी क्वालिटी मिली, उससे बेटर क्वालिटी मिली, तो कस्टमर का एक थोड़ा सा भरोसा आपके ब्रांड पे आया। अब वो आपके ब्रांड के ऊपर भरोसा कर रहा है, और अब वो आपके बाकी के प्रोडक्ट भी, अगर वो दूसरी बारी जा रहा है दुकान पे, वहाँ उसको दूसरा प्रोडक्ट खरीदना है और आपको ब्रांड का वो सेम प्रोडक्ट दिखाई देता है, तो वो आपके ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीद लेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऑफलाइन के हिसाब से, और प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट सही है तो कस्टमर आपको चूज़ जरूर करेगा। जब आप प्राइसिंग सिलेक्ट करते हैं मयंक, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आपका सबसे महंगा होना चाहिए या कॉम्पिटिटिव होना चाहिए दूसरों के कंपैरिजन में, या सबसे कम होना चाहिए? क्या डिसीजन होता है उसमें आप? देखिए, अभी तो मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच रहा हूँ। मैं कस्टमर से सस्टेनेबिलिटी के नाम पे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज कर रहा है कि यार मैं पेपर में दे रहा हूँ तो मैं उसके आपसे सस्टेनेबिलिटी मेरा एंगल है तो नहीं, मेरे को आपसे प्रीमियम चार्ज करना है, नहीं। मैं एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस में मैं उसको बेच रहा हूँ। 2 तरीके हैं बिजनेस करने के, जितनी मेरी समझ है। पहली समझ, या तो आप पूरा का पूरा पैसा मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर दो और लोगों तक पहुंच जाओ, वो एक जल्दी से ग्रोथ लाने का तरीका हो सकता है। या दूसरा हमारा तरीका भी हो सकता है कि आप वो डिस्काउंट कस्टमर को दो, थोड़ा समय आपको ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे करके आप अपनी रीच बढ़ाओ। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि
मेरे पास ऐसे कई मैसेजेस, ऐसे कई ईमेल्स कि हम आपके प्रोडक्ट पहले भी यूज़ करते थे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके, बट हमने कभी ऐसे इस ब्रांड को देखा नहीं था या कभी इसको रिकॉल नहीं किया। शार्क टैंक के बाद आपके पास मैसेजेस मेरे आए। पास मेरे कई ऐसे फैमिली ग्रुप्स के, अनदर ग्रुप्स के मैसेज उन लोगों ने मुझे भेजे कि यार ये तो हम इस ब्रांड को तो हम पहले से यूज़ करते हैं, ये तो बहुत अच्छा ब्रांड है, बट हम नहीं जानते थे कि हु इज़ द फाउंडर और ये कहाँ का ब्रांड है, कैसे ब्रांड है। आपके एक्सटेंडेड फैमिली से ही आए मेरे messages? एक्सटेंडेड फैमिली से, मेरे एक्सटेंडेड कलीग से, दोस्तों से, वहाँ से आई है। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्राइसिंग, बेसिकली ओवरऑल प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर आपका सही है तो कस्टमर उसको जरूर खरीदेगा। तो जैसे हमने देखा अमेजोन में भी आपका 4.1 रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। एवरेज हमारा 4.1 रेटिंग है। जो हमारे बेस्ट सेलर्स हैं वो 4.4, 4.5 रेटिंग्स के हैं। हमारे टोटल 7 SKUs ऐसे हैं जो 4.4, 4.5 के हैं। उन 7 में से 3 हमारे बेस्ट सेलर्स हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हैं अभी जिन पे हमारे पैकेजिंग से रिलेटेड इश्यूज थे। जब होता गया, जब हम पेपर की पैकेजिंग में देते हैं, जब कस्टमर के पास, हम अमेज़ॉन को भी मना करते हैं कि उसके ऊपर कोई प्लास्टिक लगा के मत देना, वरना मेरा तो सारा जो मैं बात कर रहा हूँ वो सब खत्म हो, वो सब खत्म। तो कस्टमर के पास जब वो डब्बा कोरियर होके पहुँचता है तो कुछ समय वो फट जाता है, और कस्टमर के लिए तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल। तो उस चीज़ के ऊपर भी अब हम काम कर रहे हैं, हम उसको कैसे सही करें। तो प्रोडक्ट की जो, कुछ प्रोडक्ट की रेटिंग्स जो 3.8, 3.7 हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट थोड़ा डब्बे की ऑनलाइन डिलीवरी के बाद वो वहाँ पे पहुँचा। हाँ। तो जब आपने पहली बार अपना जर्नी शुरू किया, थोड़ा अगर पहले जाए तो आपने जब पहला वर्कशॉप सेट किया या पहला इंसान हायर किया, एक एंटरप्रेन्योर को टैलेंट अट्रैक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कहाँ पे फैक्ट्री लगाए और किस तरह के कॉस्ट में इन्वेस्ट करूँ इस पे, क्योंकि वो एक इनिशियल सेटअप कॉस्ट होता है। तो उस दौर के बारे में थोड़ा बताइए, हायरिंग का, फैक्ट्री सेटअप का, किस तरह के चैलेंजेस आए उस टाइम पे? जब हमने अपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हमने फैक्ट्री के लिए हमने जगह ढूंढ ली, लीज पे लेना था, जगह ले ली, मशीनरी ढूंढ ली। मशीनरी ढूंढने के लिए हर अलग तरीके के चैलेंजेस आए कि इंडियन मेड लें, चाइना मेड लें, कहाँ से लाएं, किस तरीके से लाएं, या अगर किसी से ले लिया वो हमें आफ्टर सेल सर्विस देगा कि नहीं देगा, तो वो सारे चैलेंजेस आए। मशीन लग गई, अब उसको चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए। 3 मशीन एक बार लगी, ऑपरेटर मिला 1, तो उसको 15 दिन वहाँ पे काम कराया। इनिशियल 15 डेज में मैं खुद जाके, पहले उससे मैंने मशीन चलाना भी सीखा अपने ऑपरेटर से। 15 दिन मैंने ही मशीन चलाई कि तू चला रहा है, मैं भी चला के देखता हूँ कैसे चलेगा, कैसे बनेगा। उसके बाद जब टीम बिल्डिंग की बात आती है ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए भी जब एक स्टार्टअप ज्वाइन करना था, मेरे लिए भी वो बहुत मुश्किल फैसला था। बिल्कुल। HUL से अगर आप मैं वहाँ जा अगर रहे HUL से एक नए स्टार्टअप में जा रहा हूँ तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल फैसला था कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कंपनी अगर ग्रो नहीं करी तो मेरे करियर का क्या हुआ, क्या मुझे वापस से दोबारा मेन स्ट्रीम FMCG कंपनीज में नौकरियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला जिसको ज्वाइन करना है उसके लिए भी है, और स्टार्टअप में हमारे लिए भी, जिसको हमें टीम को रिक्रूट करना है उसके लिए भी है, क्योंकि लोग तैयार नहीं होते हैं। दिक्कत इसमें 2 तरीके की है। पहला, जब कोई बंदा तैयार भी होता है तो अगर वो MNCs में अगर वो एक सर्टेन 6 लाख रुपीस के पैकेज पे है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको एटलीस्ट 8-9 तो देंगे, क्योंकि आप स्टार्टअप हैं। मैं इसलिए आपको ज्वाइन कर पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो मुझे आपसे ज़्यादा रिटर्न्स भी ज़्यादा चाहिए, पैसे आपसे ज़्यादा चाहिए। स्टार्टअप के लिए दिक्कत ये है कि एक तो वो वैसे ही उनके पास पैसे कम हैं, रेवेन्यू कम है उनका, और उनको महंगा रिसोर्स हायर करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस होते हैं। सही राइट जो आपको टीम में चाहिए, जो एक अच्छा टैलेंट है, उसको लेके आना, वो भी इसी वजह से ये सारे चैलेंजेस और बढ़ते चले जाते हैं। जब मैंने टीम हायर की, मेरे को ऑफलाइन की टीम बनाने में तो उतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन का एक्सपीरियंस था और थोड़ा नेटवर्क भी होगा, थोड़ा मेरा नेटवर्क भी था। लोग मेरे को ट्रस्ट करते थे कि ये जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो चलो 5-6 महीने तो ज्वाइन करके देख ले। और अपने नाम भी ऐसा रख लिया था कि ट्रस्ट अपने आप थोड़ा आ जाता है। तो मेरी सेल्स टीम में आज तक जितने, मतलब जो लोग मेरे साथ डे 1 से हैं, आज तक मेरी सेल्स टीम में सिर्फ 2 लोग हमें छोड़ के गए हैं। क्या बात है।
बाकी के लोग सिर्फ इंक्रीज हुए हैं। 4 लोगों से हम आज सेल्स टीम में 14 लोग हैं, जो ऑफलाइन सेल्स टीम कर रहे हैं भी 14 ही लोग हैं, बट सिर्फ 2 ही लोग हमें आज तक छोड़ के गए हैं। और जो डे 1 से साथ में थे वो आज भी साथ में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको मैं सीनियर लेवल पे लेके आया था, जिनको मैं उनसे 6 महीने से बात करके रख रहा हूँ कि मैं आप ज्वाइन करेंगे, वो भी एग्री है कि हाँ मैं ज्वाइन करूँगा। बट मैं तब तक श्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं इस बंदे की सैलरी दे पाऊंगा कि नहीं, टाइम पे दे पाऊंगा कि नहीं। तो मुझे पता है मुझे इसको लेके आना है, उसको पता है कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन करना है, बट हम दोनों अभी भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि अभी रुको, अभी तुम 3 महीने और जहाँ काम कर रहे हो अभी करो, अभी मैं आपसे फिर बात करूँगा, क्योंकि मैं आज आपको लेके आऊँगा अपनी टीम में, तो नाउ यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। और मैं ही अगर आपको टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए उससे ज़्यादा और दुखद या शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में जिनके साथ मैं पहले से अटैच, जिनके साथ मुझे पता है कि वो ज्वाइन करेगा, बट मैं ही अभी उसको रोक के रखे कि अभी रुको, मैं बताऊंगा कि कब वो सही समय आएगा। तो वो अभी ये शो देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि हमें भी ज्वाइन करना है। नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके बिजनेस में सही चल रही है, इसीलिए आप जो नंबर्स दिखा पा रहे हो वो सच में हो पा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ही तो होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, कब मैं ब्रेक इवन हिट करूँ और प्रॉफिटेबिलिटी हिट करूँ। तो क्या ये डे 1 से ही आपका था कि मुझे पहले दिन के धंधे से ही प्रॉफिटेबल होना है, या फिर आपका कोई गोल था कि मैं 1.5 साल 2 साल में प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ और उसके बाद मैं बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा? आपका शुरुआत से प्लान क्या था? देखिए, मेरा तो शुरुआत से ही प्लान था कि आपको डे 1 से ही प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। पहले दिन से इसलिए होना पड़ेगा, वरना मेरा घर कैसे चलेगा? मैं टीम की सैलरी कहाँ से दूंगा? मेरे साथ जो 20 लोग 30 लोग डे 1 से जुड़े हैं, मैं उनको पैसे कहाँ से दूंगा? तो हम तो एक तरीके से मेरे पास फ्रेंड्स एंड फैमिली का पैसा, 3 दोस्तों का पैसा है, बट मैं उनको भी बूट स्ट्रैप, अपनी कंपनी को मैं इसलिए बूट स्ट्रैप ही बोलता हूँ क्योंकि वो पैसा मैंने किसी एक बड़े वीसी से नहीं रेस किया, मेरे घर का ही पैसा है। बिल्कुल। तो मुझे तो डे 1 से प्रॉफिटेबल होना था। हालांकि हम पहले साल प्रॉफिटेबल नहीं रहे, क्योंकि पहले साल में 1 महीना 1.5 महीना हमारा कोविड में रहा, और उसके क्योंकि हमने 2019 के एंड से कंपनी स्टार्ट की और मार्च में कोविड आ गया था, फरवरी मार्च में, और हमारी कैटेगरी में उसका इम्पैक्ट पहले से पहले आने लग गया था। तो पहले साल में हम प्रॉफिटेबल नहीं थे, दूसरे साल से हम कम प्रॉफिटेबल थे। पूरे साल नंबर करने के बाद 1-1.5-2 लाख रुपए ही बचे, तो बट बचने लगे। फिर गोल हमेशा से ही था, फिर वो गोल हमेशा से ही था कि रहना तो आपको प्रॉफिटेबल है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास और कोई। तो अभी जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख भी रहे हैं, आप शार्क टैंक भी गए थे, शायद आगे भी देखेंगे, तो वो उस पैसे से क्या गोल है कि क्या करना है इस इन्वेस्टमेंट से? देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी को तो मैं खो नहीं सकता, चाहे आज मैंने फंड रेज कर भी लिया है, मेरे पास पैसे भी आ गए हैं, तो भी मैं वो प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ से तो मैं नहीं जा सकता। मेरा जो बिजनेस करने का तरीका है, जो लीन बिजनेस करने का तरीका है, वो वही ही रहेगा। तो आप स्केल करने के लिए मेनली इस हाँ, पैसे मैं को यूज इसको करना स्केल चाहते हैं, और करने वो के लिए कॉन्स्टेंटली हर शहर को भी प्रॉफिटेबल के रास्ते ले जाना चाहते हैं, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। तो जो आपने कहा 2 नए भी आ गए हैं आपके पास, राइट? स्विगी और जेप्टो प्रोसेस में स्टार्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया। आप अपना सक्सेस कैसे मेजर करते हैं मयंक जी? देखिए, सबके लिए अलग होता है। किसी के लिए हो सकता है बड़ा बिजनेस बन जाए, कोई प्रॉफिटेबिलिटी को देखेगा, कोई सेटिस्फैक्शन को देखेगा। आपके लिए सफलता का सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है? देखिए, मैं एक बहुत साधारण और छोटे से परिवार से आया हूँ, तो मेरे लिए सक्सेस का मंत्रा वो नहीं कि 100 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू हो गया, 150 का हो गया, या 1000 करोड़ का हो गया। ये नंबर्स हैं। मेरे लिए सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि मैं आज उस जगह से आके यहाँ बैठा हूँ और मैंने 50 लोगों के साथ में आज काम कर रहा हूँ, उनको मैंने रोजगार दिया है। ऑनेस्ट होम कंपनी ने मुझे और उन 50 लोगों को रोजगार दिया है। बिल्कुल, मेरे लिए सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र ये। और ये कब 50 से 500 होंगे, 5000 होंगे, 50,000 होंगे, वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा मापदंड है कि हम भी एक छोटे से शहर से आके एक बेसिक एजुकेशन लेके बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग आके काम कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत। थोड़ा जैसे आपने बताया कि जिस चाइल्डहुड से आप बड़े हुए हैं, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वहीं से ये वैल्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि मैं इतने लोगों को रोज़गार दे पा रहा हूँ और इतने फैमिलियाँ मेरे लिए चल रही है। तो बचपन से और कौन सी चीज़ें याद हैं आपको, अपने माता पिता के साथ भी जो आपके वो रिलेशनशिप रहा, उनसे जो सीख मिली, राइट? अपने आसपास के नेबरहुड से भी जो सीख मिली, और कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आप में एकदम ही अभी तक है और हमेशा रहेंगी?
देखिए, मेरे माता पिता का मुझे बचपन का एक डायलॉग है जो मैं आज भी नहीं भूलता। मेरे फादर मुझसे स्कूल के दिनों में कहते थे कि अगर पूरी क्लास के अंदर, आज स्कूल खुला और पूरी क्लास के अंदर एक भी बच्चा होगा तो वो तुम होगे। तुम्हें रोज जाना है स्कूल, तुम्हें अटेंडेंस 100% तुम्हारी होनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलता। मैं वही सेम चीज़ आज भी, अगर मैं आज भी मैं किसी का डे ऑफ ले लेता हूँ, कोई छोटी सी बात है मैंने डे ऑफ लिया है, तो मुझे शाम तक वो बात कचोटती रहती है कि यार आज अपने काम से ना तूने गद्दारी कर दी, तू काम पे जा सकता था। तो वो बेसिक चीजें जिनकी वैल्यूज आज समझ में आती है कि क्योंकि मुझे उस तरीके से तैयार किया गया है कि तुझे रोज जाना है। बारिश पड़ रही है, आंधी है, तूफान है, तू स्कूल जाएगा, तू रोज जाएगा। वही सेम चीज आज भी है। अब अगर कोई मुझसे, मतलब मैं खुद को भी वो बहाने के लिए जस्टिफाई नहीं कर पाता कि आज सुबह से बारिश हो रही है, 9:30 बजे निकलने का टाइम है, 8:30 बजे निकलने का टाइम है, तो बारिश हो रही है तो मैं आधा घंटा लेट हो जाऊँ क्योंकि मैं जाम में फंस जाऊंगा। नहीं, जाना है भाई। लीन बिजनेस जो मैं आज चला रहा हूँ, उस बिजनेस को चलाने के पीछे भी मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। कम पैसे में उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने परिवार को चलाया है, बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। ऐसी मेरे पास मेरी कोई दुखद दास्तान नहीं है कि नहीं मैं बड़ा अभागा था, मेरा सब कुछ था। उतने पैसे नहीं थे मगर वो वैल्यूज थी, सारी चीज़ें हमें दी गई टाइम पे। हम छोटे, मतलब मैं अगर धामपुर से हूँ तो वहाँ पे मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा, जो अपने समय का वहाँ सबसे अच्छा स्कूल था हिंदी मीडियम मगर सबसे अच्छा स्कूल था। उसके बाद मेरी एजुकेशन के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया, वो भी अब एक अच्छा यूनिवर्सिटी था। तो सुविधाओं का ऐसा अभाव नहीं था। मगर हम जो आज भी मैं बिजनेस को उस लीन तरीके से चला रहा हूँ एकदम, कि कम खर्चे में कैसे इसको चलाना है, वो भी मैंने अपने घर से सीखा हुआ है कि अगर कम रिसोर्सेज भी हैं तब भी आप चीज़ें को बड़ा कर सकते हो। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। जब आज आप सोचते हो तब आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। उस समय जब आप छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, शैतानियाँ कर रहे होते हैं, तब वो चीज़ें नहीं समझ में आती। हम भी करते थे शैतानी, ऐसा तो था नहीं कि हम नहीं करते थे। सपना बताइए मयंक जी, आपने बताया 3 साल में 33% घरों में भारत में आप देखना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट। इस जीवन काल में अगर मैं पूछूं कि आप ऑनेस्ट होम कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं, तो वो सपना क्या होगा? नंबर्स तो मेरे दिमाग में अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं नंबर्स की, नहीं मेरे को 1000 करोड़ करना है या 2000 करोड़ करना है। मेरा तो सपना सिर्फ जो बहुत छोटा सा है कि अगर घरों से प्लास्टिक की बोतल को हटा दें, उसकी जगह सस्टेनेबल ऑप्शन और भी कोई ऐसे बेटर ऑप्शंस जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ढाल लें और उनसे इस धरती को कुछ फ़ायदा हो जाए। कि जो हम फेंक देते हैं, बोतल, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, वो कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरा तो सपना सिर्फ ये है कि मैं हर घर से वो प्लास्टिक की बोतल हटा दूँ, बस। नहीं, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे बच्चे और जस्ट जो प्रोफेशनल करियर में जाने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो शुरू कर रहे हैं, शायद बीच में कहीं अटक रहे, वो सब ये शो देख रहे होंगे। उनके लिए अगर आप कोई फाइनल एडवाइस छोड़ना चाहते हैं, कोई फाइनल सीख छोड़ना चाहते हैं कि उनको कैसे अपने आगे के सफ़र को देखना चाहिए, तो वो कुछ शब्द क्या होंगे? देखिए, सिर्फ मेहनत करने से ही सब कुछ हो सकता है। आज आप अगर आपके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप अपने आने वाले समय में अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं होंगे। मेरे 12वीं तक के नंबर बहुत अच्छे थे, मेरे ग्रेजुएशन में कोई अच्छे नंबर नहीं है, मेरे MBA में कोई अच्छे नंबर नहीं है। मेरी पहली नौकरी सेल्स की थी, 14,308 रुपये मेरी पहली सैलरी थी। तो मैं 14,308 रुपये की सैलरी से आज 14 करोड़ रुपये के मंथली 14 करोड़ रुपए के एनुअल रेवेन्यू वाली कंपनी पे बैठा हूँ, जो मैंने पिछले साल किया है। इस साल हम हो सकता है 22 करोड़ करें, उसके आने वाले 2-3 सालों में हम 100 करोड़ से ऊपर का नंबर करें। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप पढ़ते समय कर लो, जिसको जब आप पढ़ रहे हो तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जाके डिग्री ले लो, वो आपके लिए एक स्टेप आगे हो जाओगे। बट उसके बाद भी पूरा जीवन मेहनत करनी है अगर आपको किसी मुकाम पर पहुंचना है। तो आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे सेल्स की नौकरी कर लो, चाहे IAS की नौकरी कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। और उसके साथ आप बोलना चाहोगे ऑनेस्टी, कि ये भी रखे साथ? मेहनत जो आदमी कर रहा है तो वो तो ऑनेस्टी वैसे ही कर रहा है ना। अगर वो अपने काम में ईमानदारी बरत रहा है तभी तो वो मेहनत कर पा रहा है।
मैं अगर आज अपने काम से ईमानदार नहीं हूँ, मेरा अगर कहीं ऑफिस पहुँचने, मेरी कोई मीटिंग का टाइम 9:30 बजे का है, मुझे ऑफिस 10 बजे पहुँचना है, मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं अब कि चलो अब चलेंगे, आराम से चलेंगे, अभी थक गए, अभी चलते हैं, तो मेरी काम से गद्दारी हुई ना, तो वो क्या है, वो फिर ईमानदारी कहाँ रही? बिल्कुल सही बात है। काम तो ईमानदारी से ही होगा, तभी आपकी मेहनत चमकेगी। बचपन में हमने और ज़्यादा मेहनत की होती और थोड़ी ईमानदारी दिखाई होती तो शायद हम और बेहतर जगह से पढ़ लिख गए होते जी। तो उस समय उतनी मेहनत नहीं करी, इसलिए आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सफलता का मेहनत करने के अलावा मेरे हिसाब से तो और कोई मंत्र है नहीं, ना मुझे कुछ दिखा अब तक के अपने सेल्स करियर में या अपने बिजनेस के अपनी इस जर्नी में। जितनी आप मेहनत करते चले जाओगे उतनी सफलता आप प्राप्त करते चले जाओगे। मेहनत, हार्ड वर्क, ये आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल बताइए, ये जो बदलाव आया है, आप शार्क टैंक पे आए, अभी ऐसे आप ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली जो अभी धामपुर में ही है या यहाँ पे? नहीं, मेरे पेरेंट्स धामपुर में। तो उनके लिए क्या चेंज आया, मतलब उनको देखना आपको टीवी पे, नेशनल टीवी पे, और अभी जैसे आपने कहा 10-12 दिन ही हुए, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैं इसको बड़ी छोटी सी लाइन में ये बात कह देता हूँ। मेरे फादर अभी भी जब स्कूटर से सब्जी लेने मार्केट में जाते हैं तो पापा मुझसे बता रहे थे कि अभी भी लोग कहते हैं अरे ये वही हैं, इन्हीं के बेटे का शो आया शार्क टैंक में। क्या बात है। तो उनका मेरे लिए ये वर्ड कहना मेरे लिए बस वही सबसे बड़ी बात है। नहीं, थैंक यू सो मच मयंक जी हमारे शो में आने के लिए। आपने जो सीख दी, आपने जो लर्निंग्स के बारे में बात करी, आई एम 100% श्योर कि हमारे जो यूथ ऑफ इंडिया देख रहा है इस शो को, तो उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी और वो सब ऑनेस्टी के साथ और हार्डवर्क के साथ आगे जाना चाहेंगे अपने सफ़र में भी। और शायद मैं, आप और ये सारे मिलके ऐसे हज़ारों कंपनियां इंडिया के लिए बना पाए जो भारत को आगे ले जाए और इतने लाखों करोड़ों लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे पाए, जो आप कह रहे थे आपके विजन का पार्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। थैंक यू। हमारा तो वैसे भी है ना, बढ़ता इंडिया देखो। बिल्कुल, तो इसी इंडिया को बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी, थैंक यू।